और चलिए अब खबरों में और आगे बढ़ते हुए देखिए, अब लगातार पसमानदा मुसलमानों पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर रही है। आज इसी पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, पसमानदा मुसलमानों को लेकर के बैठक में चर्चा संभव। बीएल संतोष की अध्यक्षता में इस बैठक को किया जाएगा। इसके साथ ही यूथ, महिला, ओबीसी और पसमानदा मुस्लिम पर फोकस रहेगा। लोकसभा चुनाव में वोटर्स बढ़ाने को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी की पसमानदा मुसलमानों पर लगातार नजर है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के लिए अपना एजेंडा पूरी तरीके से तय कर लिया है। 2024 में जीत के लिए बीजेपी जोर लगा रही है। यूथ हो, महिला हो, ओबीसी हो या फिर हो पसमानदा मुसलमान, नजर बीजेपी की लगातार इन तमाम वर्ग पर। तो देखिए, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है। पसमानदा मुसलमानों पर फोकस खासतौर पर बीजेपी का रहने वाला है। एक बड़ी जानकारी मिल रही है, पसमानदा मुसलमानों को लेकर के बैठक में चर्चा की जाएगी, क्योंकि बहुत जरूरी 2024 के लिए ये भी कि हर एक वर्ग को कैसे साधा जाए। जो 300 से ज्यादा की उम्मीद बीजेपी को रही है सीट्स को लेकर के, और कहा तो बीजेपी की तरफ से ये भी जा रहा है कि 400 से ज्यादा सीटें होंगी। ऐसे में बहुत जरूरी है कि लोगों को साधा जाए, बहुत जरूरी है कि हर एक वर्ग को साधा जाए। मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ इस पूरी खबर को लेकर के अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आपके पास क्या जानकारी बैठक को लेकर के, और कौन कौन वहां पहुंचने वाला है? क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री मोदी दौरे पे भी गए हैं, तो ऐसे में वहां से आपके पास क्या कुछ जानकारी मिल रही है? शिखा, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, बीजेपी की एक के बाद एक मीटिंग लगातार चल रही है। मेन फोकस 2024 का लोकसभा चुनाव है। जैसे कि आपने कल ही देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में एक सभा को संबोधित करते साफ बताया कि 80 की 80 सीटों पर हमारी नज़र है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जीता जा सके। उसी कड़ी में आज एक और बैठक बीजेपी के एक्सटेंशन ऑफिस में है, जहाँ पर वो जो नए वोटर्स हैं, जो इस साल नए वोटर्स आएंगे, उनको टारगेट करेगी और अपनी पॉलिसीज़ और प्लानिंग के बारे में बताएगी कि बीजेपी की सरकार की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या प्लानिंग है, और वो आगे यानी 2024 चुनाव में जो जीतती है अगर, तो क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करेगी, उसको लेकर उन्होंने एक टारगेट करने के लिए एक मीटिंग रखी है, जिसमें से 3 मेन टारगेट हैं। उसमें महिला, जो कि आधी आबादी है, उसके साथ ओबीसी समुदाय और उसके साथ साथ पसमानदा मुस्लिम्स को। तो आप देख रहे हैं बीजेपी लगातार एक के बाद एक कोशिश कर रही है कि 2014 चुनाव में हर उस व्यक्ति को टारगेट किया जा सके जिसको वोट देना है, और किसी भी हालत में सरकार को रिपीट करने को लेकर हर वो संभव कोशिश की जा रही है। पहले भी कई मीटिंग हो चुकी हैं और लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, जो इसके चलते आज एक और मीटिंग बीजेपी के एक्सटेंशन ऑफिस में होनी है। जी तो आनंद, आज के एजेंडे में मुख्यतः जो यूथ है, जो ओबीसी है, उन्हें भी साधने की कोशिश की गई, हमने देखा। और न केवल बीजेपी बल्कि जो तमाम पार्टियां हैं, वो कांग्रेस हो, वो सपा हो, हर कोई ओबीसी को भी साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसने यात्रा से ये तो पूरी तरीके से क्लियर कर दिया, इनफैक्ट बीजेपी की तरफ से ये स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है कि पसमानदा मुसलमान जो बड़ी संख्या में है, कैसे उन्हें हक दिलवाया जाए और यही हक 2024 तक लेकर जाया जाए। जी बिल्कुल। अगर शिखा बात करें राजनीति की, तो राजनीति में एक चीज सबसे बड़ी है, वो है कुर्सी। कुर्सी को लेकर सभी पार्टियां हर वो कदम उठाती हैं जिसको लेकर सत्ता पे काबिज हो सके। बीजेपी ने भी, अगर आप बात करें ओबीसी की, तो एक देश में सर्वे हुआ था जिसमें से ओबीसी की आबादी 51% बताई थी। 51% को टारगेट बीजेपी कर रही है, और आपने इसको टारगेट करने को लेकर कई और एग्जाम्पल्स देखे हैं। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री हैं, खुद पीएम मोदी ओबीसी समाज से आते हैं, जिसको खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि मोदी ओबीसी समाज से आते हैं। तो ऐसे कई स्टेप्स हैं जो एक के बाद एक बीजेपी उठा रही है, और लगातार ओबीसी समाज, जो कि कल एक सम्मेलन हुआ था अलीगढ़ में, कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के और 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उसके साथ साथ 2 बार हिमाचल और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे, उनको टारगेट किया जा रहा है। और पसमानदा एक ऐसी फिरका है मुसलमानों में जो लगातार बहुत ही पिछड़ा है, लगातार रिजर्वेशन से लेकर तमाम वो चीजें मुसलमान समुदाय को दी गई, लेकिन एक बड़ा वर्ग है पसमानदा मुसलमान का, जिसे साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। अलग अलग क्षेत्रों में इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और यही कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, या फिर कह सकते हैं किसी भी पार्टी की तरफ से। आप बने रहिएगा आनंद, मेरे साथ गेस्ट का इस वक्त एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। अमित तिवारी बीजेपी नेता हमारे साथ, रत्नाकर सिंह कांग्रेस नेता, राघवेंद्र द्विवेदी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी का भारत 24 पर। और सबसे पहले अमित जी, आपके पास
आते हुए, हालांकि ये पूछना मेरा वाजिब बिल्कुल नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि रत्नाकर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जानने की कोशिश मेरी आपसे अमित जी है कि पसमानदा मुसलमानों को साथ करके क्या मैसेज बीजेपी की तरफ से क्लियर किया जा रहा है? देश हम राजनीति करते हैं देश बनाने के लिए। सत्ता को हम उसके माध्यम के तौर पे देखते हैं। केवल सत्ता हासिल करना हमारा लक्ष्य नहीं होता है। और सदियों तक देखिए, अन्य देश में कई राजनीतिक पार्टियां रही हैं, सदियों तक देश को इसी तुष्टीकरण की राजनीति में झोंके रखा है और देश में एक डिवाइड क्रिएट करने का काम किया है। आज उसी का परिणाम हम देख रहे हैं, जो नूह में हुआ और जो अभी कई कई जगहों पे झड़पें होती रहती हैं। देखिए, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मुरादाबाद के दंगों का रिपोर्ट जो है वो टेबल किया गया अभी 40 साल के बाद, 40-44 साल के बाद। उस दंगों में क्यों उसको दबा के उस रिपोर्ट को, उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को क्यों दबा के रखा गया? क्यों? क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग का हाथ पाया गया था, इसलिए उस रिपोर्ट को दबा के रखा गया। तो ये एक तुष्टीकरण की राजनीति। तो जब तक समाज को एक वोट बैंक के चश्मे से देखा जाएगा, तब तक समाज अपने पूर्ण सामर्थ्य पर नहीं पहुंच पाएगा। जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से भी कही थी कि ये 140 करोड़ का परिवार है, इसको अपने पूर्ण सामर्थ्य पे पहुंचना पड़ेगा अगर हम देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो हमने जब भी देखिए, हमने रिफॉर्म्स की बात मुस्लिम समाज में हमेशा से की है, चाहे हमारे बड़े लीडर्स ने अलग अलग मुद्दों पे हमेशा से की है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा रहा हो, चाहे एक हाथ में कुरान और कंप्यूटर का मुद्दा रहा हो, चाहे मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करने का मुद्दा रहा हो। तो हमने हमेशा से मुस्लिम समाज को चाहा है कि एक वो मुख्य धारा से जुड़े जो पिछड़े रह गए हैं। देखिए, मुस्लिम समाज में मुख्य तौर पे देखा जाए तो तीन भाग हैं, अशराफ, अजलाफ और अजराज। तो इन जो सैयद हैं, शेख हैं, पठान हैं, वो तो एलीट क्लास हैं, लेकिन जो पिछड़े हुए हैं उन तक अभी तक विकास नहीं पहुंच पाया है। तो उन तक कैसे सरकार के योजनाओं का लाभ मिले, जिनको नहीं मिल पाया है उनको पता कराया जाए कि इनको कैसे। चलिए, ये तो अमित जी आपकी सोच है, लेकिन आप वोट बैंक की राजनीति की बात कर रहे हैं। रत्नाकर जी या फिर कांग्रेस की तरफ से यही तो कहा जा रहा है कि आपने स्ट्रैटेजी बनाया। एक रिएक्शन रत्नाकर जी से पहले इस पे ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी, जवाब चाहिए मुझे इस पर। रत्नाकर जी देखिए, अमित जी ने एक स्टैंड तो क्लियर किया है कि भाई जो लोग दबे हुए हैं, जो मुस्लिम समाज के वो लोग जिन्हें दलित की श्रेणी में रखा जाता है और उन्हें दबाया जाता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि राजस्थान में लगभग 36 सीटें हैं जिस पर मुस्लिम वोट का असर है। एमपी में 5 जिलों में मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होते रहे हैं। तो ऐसे में एक स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बीजेपी इसे तय कर रही है, लेकिन सच ये भी है कि वोट बैंक की राजनीति चाहे कोई भी पार्टी करे वो तो करेगी ही। आपका इस पर क्या टेक है? शिखा जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि मुझे अपनी पूरी बात रखने का मौका दिया जाए और मैं अपने साथी प्रवक्ताओं से कहूंगा कि शांति से मेरी बात भी सुनने की कोशिश करें। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब होते हैं तो इनको पासमानदा मुसलमानों की याद आती है, पिछड़ा वर्ग का याद आता है, दलित का याद आता है। तो ये सारे लोगों की याद तब आती है जब इनको चुनाव में जाना होता है। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे नेता बैठे हैं, ये पसमानदा हितैषी बन रहे हैं आज यहाँ पे और एक समाज के हित के बारे में बात कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले यही पसमानदा मुसलमानों का 4% जो आरक्षण देने का काम किया जा रहा था, उस 4% आरक्षण को छीनने का काम जो किसी ने किया है तो अब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इनके ही नेता कर्नाटक के के एस ईश्वरप्पा ये कहते हुए पाए गए थे कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। जिस पार्टी के नेता और जिस पार्टी की सोच ये रहती है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वो मुसलमानों का कितना भला कर पाएंगे, ये देखने वाली चीज है। अगर आप इतने मुसलमान हितैषी हैं तो बिल्किस बानो के रेप के आरोपियों को राज्य सरकार स्पेशल परमिशन देकर उसको छुड़वाने का काम करती है। तो इस तरह का दोहरा चरित्र और दोहरा रवैया भाई क्यों करते हैं आप लोग? और मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा शिखा जी, आज ये इस मंच के माध्यम से आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जिस समाज के हित की बात करते हैं उस समाज का कितना प्रतिनिधि लोकसभा में आपने चुन के भेजा है? आज लोकसभा में मुसलमान समाज से कितने लोगों को आपने चुन के भेजा है? किसी को भी नहीं भेजा है। तो रत्नाकर जी, मुझे आप ये बताइए, आपको डर किस बात का है कि बीजेपी की तरफ से पसमानदा मुसलमान के मुद्दे को उठा करके आपके वोट को काट लिया जाएगा, सीट्स आपकी कट जाएंगी? आपको इस बात का डर है? क्या दिक्कत है अगर पसमानदा मुसलमानों को प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उठाना चाहिए, साल की शुरुआत में ही इसका उन्होंने जिक्र किया, तो उसमें दिक्कत क्या है? आपको क्या डर है कि आपके वोट्स कट जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बीजेपी ले लेगी?
देखिए, जिस तरह से इन्होंने 9 साल के दौरान शासन किया है और एक झूठा नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, तो आप ये लिख कर रखिए शिखा जी कि आने वाले चुनाव में ये समाज जो है इनके साथ कतई नहीं जुड़ेगा। जो गरीब गरीब जो व्यापारियों के ऊपर, घरों के ऊपर जो आरोप लगाकर उनके घरों पे बुलडोजर चलाने का जो लोग काम करते हैं, वह गरीब क्या इनको वोट देने का काम करेगा? बुलडोजर तंत्र आपने देखा किस तरह से चल रहा है पूरे देश भर यही में। तुष्टिकरण, जो इसी सब्जी तुष्टिकरण की बेचने वाला बात मैं है, कर रहा था भाजी शिखा बेचने जी। वाला है, उसके घरों पे जो है इनको बुलडोजर अपराधी तंत्र गरीब चलाया जाता दिखता है। है, इनको मैंने फिर बोला रोने शिखा जी, आतंकवादियों के मारने मैं बोलूंगा रोने तो लगते फिर हैं। बीच में नहीं नहीं बोलेंगे नहीं नहीं तो फिर रत्नाकर जी, मैं लेकिन ये एक बोलना एक एक शुरू लिमिटेड समय ही मैं आपको दे पाऊंगी, ऐसा नहीं है सर। मेरे पास हाँ, एक और गेस्ट है, नहीं, अमित जी, हाँ, योर उनको भी क्विक समय रिएक्शन दीजिए, टू लेकिन दिस। वो अपने समय पे ही बोले। रत्नाकर जी ठीक है, मैं अमित जी एक क्विक रिएक्शन आपका, और उसके बाद मेरे को अगले गेस्ट पे शिखा जी राघवेंद्र जी देखिए, हमारे इसी साथ। हाँ इसी तुष्टिकरण की मैं बात कर रहा था। इनको अपराधी गरीब मुसलमान दिखने लगता है, आतंकवादी पे ये रोने लगते हैं फूट फूट कर और उनका संरक्षण करने लगते हैं। उनको आतंकवादी में गरीब मास्टर का बेटा दिखने लगता है। तो ये इसी तुष्टिकरण की हम बात करते हैं। हमने कभी भी अपराध और गरीबी को एक साथ नहीं, हमने अलग अलग करके देखा है। अपराधी अगर है तो उसके घर तोड़े जाएंगे और आज भी तोड़े जाएंगे। हमने कभी उस पर कोई ये नहीं रखा। लेकिन हमने जब 4 करोड़ घर दिए तो उसमें हिंदुओं को भी दिए और मुसलमानों को भी दिए। जब 7,500 करोड़ लोन स्टैंड अप लोन किया तो उसमें हिंदुओं को भी मिला, मुसलमानों को भी मिला और ओबीसी समाज को भी मिला। जब हमने 29 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया तो उसमें मुस्लिमों को भी मिला और हिंदुओं को भी मिला। हमने कभी इस तुष्टिकरण की राजनीति का समर्थन ठीक है, नहीं किया है, जो समाज को बांटने का काम चलिए कांग्रेस ठीक है, और अन्य विपक्षी दल करते आए हैं। चलिए ठीक है। राघवेंद्र द्विवेदी, आप भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। अगर राघवेंद्र जी मैं आपसे पूछूं कि इसको आप कैसे कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर पसमानदा मुसलमानों का जो विषय है वो आज से नहीं सालों से चला रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे उठाया और अब ये वोट बैंक की राजनीति के तौर पर तमाम विपक्षी पार्टियां हो या फिर सरकारों वो इसे देख रही है, यही आरोप एक दूसरे पर लगा रही है कि ये राजनीति की जा रही है वोट बैंक के लिए। आप इसे कैसे लेते हैं? शिखा जी, 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और मुझे जहां तक पता है कि मुस्लिमों में 15% की आबादी ही सवर्ण आबादी माना जाता है जी, और 85% अभी बहुत पिछड़े हैं, जिनको हम एक तरह से पसमानदा कर सकते हैं। तो अगर किसी वर्ग को हमारे प्रधानमंत्री उसको ऊपर उठाना चाहते हैं तो विपक्ष को उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और काफी सालों तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने मुस्लिमों से और जो भी राज्य की सरकारें हैं मुस्लिमों से केवल वोट लेने का काम किया। आज की जो सरकार है, आप एक तरीके से देखिए, चाहे यूसीसी की बात चल रही हो या फिर 3 तलाक की बात हो, 370 हो, तो जो भी है तो एक सामान्य वर्ग को, अभी बीजेपी के नेता का भी रहते हैं कि जो योजनाएं आती हैं उन योजनाओं में कहीं ये नहीं होता है कि कोई भी हिंदू का होगा, मुस्लिम का होगा, इस तरह की नहीं होती है। और बीजेपी, देखिए बीजेपी को सत्ता में बना रहना है तो इसके लिए केवल हिंदुत्व कार्ड से काम नहीं चलेगा। अब उनको पसमानदा मुसलमानों में भी सेध लगाना पड़ेगा, ओबीसी वर्ग में भी सेध लगाना पड़ेगा। और आप देख लीजिए, तत्कालीन स्थिति में बता दूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 391 मुस्लिम चेहरों को मैदान में नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी ने उतारा था। तो प्रयोग भी कर रही है बीजेपी अपने तरफ से पार्टी में मंत्री भी बनाई है और अलीगढ़ के जो पदाधिकारी रहे हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनको भी एमएलसी बनाई है। तो बीजेपी किसी तरह से कोई स्थिति ये नहीं छोड़ना चाह रही है कि हमारे साथ ये बिरादरी न हो, ये जाति न हो। ये भी तो है ना, ये भी है कि क्यों छोड़े, ये भी तो एक बड़ा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। रत्नाकर जी, क्या आपको इससे दिक्कत है? क्या कांग्रेस को दिक्कत है? क्या उनको लगता है कि मुस्लिमों पर जो वोट बैंक है वो पूरा का पूरा कांग्रेस को है, बीजेपी को नहीं कोशिश करनी चाहिए? क्या ये दिक्कत है कांग्रेस की? देखिए, जो पार्टी अगर उस समाज के लिए या किसी भी समाज के हित की बात करेगा और उनके लिए काम करेगा, वह समाज उस पार्टी से जुड़ेगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, आज ये जो हितैषी बन रहे पसमानदा समाज की, अभी आप देख लीजिए क्या की रिपोर्ट आई है, उसमें किस तरह से अल्पसंख्यक लोगों का घोटाला जो है उजागर हुआ है। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो वजीफा तक मिलता था अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को, वो वजीफा भी कम कर दिया गया है, इनके ही शासनकाल में कम कर दिया गया है। तो आप कहाँ से हितैषी हैं भाई उस समाज के? नहीं, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, जो मदरसे अवैध रूप से चल रहे थे उसका भी तो संचालन यूपी सरकार ने किया, वो भी तो बीजेपी की सरकार है। अमित जी,
जी शिखा जी, मदरसों वही पे मैं कहना चाह रहा हूँ, बुलडोजर जो ये चलाने का वजीफे काम की ये बात कर करते रहे हैं। हैं तो हमने ऑडिट करके जो फर्जीवाड़ा चल रहा था उसकी बात की है। हमने मदरसों पर भी जो इलीगल तरीके से मदरसे चल रहे थे उन पे भी कार्रवाई करने का काम किया है। तो हम एक नजर से काम करते हैं, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। हम नहीं, ये लेकिन नहीं अमित कहते जी, हैं इल्जाम कि आप पे ये भी लग रहा है कि छवि बदलने की बस जो आप कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपको कुछ नहीं है, यही बात कह रहे हैं रत्नाकर जी आपको कि जी, आप हम पसमानदा छवि मुसलमानों का भला नहीं करना चाहते, सिर्फ बीजेपी छवि बदलना चाहती है। हम बिल्कुल छवि बदलने वाला काम नहीं कर रहे हैं। हम ना देश को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, हम इस देश को 140 करोड़ के परिवार के रूप में देखते हैं। और जब हम 140 करोड़ के परिवार के रूप में देखते हैं तो सबके लिए समान रूप से काम करते हैं। ना किसी को आतंकवादी और गरीब मास्टर का बेटा उसमें दिखता है, जी। ना किसी देश के संस्थाओं पर किसी वर्ग का पहला हक दिखता है। और हिंदुओं के लिए हम कहने लगे कि पैसे पेड़ पे नहीं रुकते। तो देश को बांटने का काम, समाज को बांटने का काम और तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के रग रग में घुसी हुई है। चलिए ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रत्नाकर जी आपका भी शुक्रिया, राघवेंद्र द्विवेदी आपका भी शुक्रिया, और आनंद बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार आनंद खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। तो देखिए, छवि को बदलने की कोशिश की जा रही है, ये कांग्रेस की तरफ से कहना है। बीजेपी के लिए पसमानदा मुसलमानों पर पूरा फोकस है, क्योंकि 24 की डगर इतनी आसान किसी भी पार्टी के लिए नहीं होने वाली है। और पसमानदा पर नजर रखकर क्या 24 की डगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आसान हो जाएगी? लगातार हमारी नजर खबर पर बनी हुई है।